अकेले दम पर वो चुनाव में उतरते हैं, अकेले दम पर प्रचार प्रसार करते हैं। एक तरफ सारी पार्टियां दिखाई पड़ती हैं, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो या और भी तमाम सारे दल हों, और उसके मुकाबले सिर्फ आज़ाद एकमात्र ऐसे चेहरा होते हैं जो सबसे लड़ाई करते हुए नजर आते हैं। वो हाथों में एक कह सकते तख्ती लिए हुए हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जो लगातार हत्याएं हो रही हैं वो कैसे रोकी जाए, कौन जिम्मेदार है, सरकारें क्यों काम नहीं कर रही। तो समझ सकते हैं आप कि आज़ाद जो है वो अपने आप को लगातार उनकी जो वोट बैंक आप देखिए तो आपको लगभग 40-42% के आसपास ये वोट बैंक नजर आता है। आज़ाद लगातार इसी में सेंधमारी करते हुए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक नाम की चर्चा इस वक्त खूब हो रही है। दरअसल वो नाम है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने नगीना लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर लोकसभा का सफर तय किया, लेकिन उसके बाद सफर अब थमने वाला नहीं है, क्योंकि आज ही चंद्रशेखर आजाद ने यह ऐलान कर दिया है कि आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, उसमें 10 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। और ऐसे में समाजवादी पार्टी, बीएसपी पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी है उनके लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से दलितों के बीच एक नए विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं, यहां से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या मायावती के विकल्प के तौर पर अब चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश की सियासत में देखा जाएगा? और चंद्रशेखर आजाद के इस तरीके से सक्रिय होने से क्या सपा के लिए भी ये कहीं ना कहीं एक मुश्किल घड़ी होगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट जो है आता हुआ नजर आएगा? इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे हम अमन सर से। सर, देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जो है उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं, इसका दबाव हमें बीएसपी पर देखने को मिला। आकाश आनंद की वापसी होती है, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी पहली बार उपचुनाव में भाग ले रही है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं बिहार में भी सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव है, उसमें फैसला करते हैं चंद्रशेखर आजाद। क्या लगता है आपको कि क्या अब कहीं ना कहीं दलितों के बीच एक नए विकल्प के तौर पर एक खुद को मसीहा के तौर पर पेश कर पाएंगे? देखिए, बिल्कुल आज़ाद के बारे में लगातार चर्चाएं इसलिए भी ज़्यादा बढ़ के सामने आ रही हैं क्योंकि अकेले दम पर वो चुनाव में उतरते हैं, अकेले दम पर प्रचार प्रसार करते हैं। एक तरफ सारी पार्टियां दिखाई पड़ती हैं, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो या और भी तमाम सारे दल हों, और उसके मुकाबले सिर्फ आज़ाद एकमात्र ऐसे चेहरा होते हैं जो सबसे लड़ाई करते हुए नजर आते हैं। और आखिर में जब रिजल्ट सामने आता है तो 1.5 से 2 लाख के बीच के अंतर से वो चुनाव जीते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो आप मान सकते हैं कि आज़ाद ने किस लहजे में चुनाव लड़ा, किस तरह से लोगों ने उनका समर्थन किया। और यही वजह है कि संसद में जब वो जाते हैं तब भी वहाँ पर बेखौफ होकर अपनी बात को रखते हुए नजर आते हैं। आपने देखा कल भी उनका एक वीडियो सामने आया, परसों का वीडियो हालांकि वो, जिसमें वो हाथों में एक कह सकते तख्ती लिए हुए हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जो लगातार हत्याएं हो रही हैं वो कैसे रोकी जाए, कौन जिम्मेदार है, सरकारें क्यों काम नहीं कर रही। तो समझ सकते हैं आप कि आज़ाद जो है वो अपने आप को लगातार उनकी जो आवाज़ है वो बुलंद करते हुए नजर आते हैं। जब शुरुआत में उनको बोलने का मौका मिला था तब भी उन्होंने दलित समुदाय के लिए बात रखी थी कि भाई हमारे जो पीएम है वो तीसरी बार कह सकते हैं मोदी हैं, वो तीसरी बार पीएम बने हैं, तो ऐसे में उनको छुआछूत के खिलाफ एक माहौल बनाना चाहिए। अभी भी जो कह सकते हैं दलित समुदाय के लोग हैं वो घोड़ी पे चढ़कर एक तरीके से अपनी बारात को नहीं निकाल सकते, किसी का छुआ पानी नहीं पी सकते। ऐसे तमाम सारे जो ज्वलंत मुद्दे थे वो आज़ाद ने सबके सामने रखे। और यही वजह होती है सिराज की, देखिए एक नेता को जो बड़ा बनाती है कि जहाँ पर ऐसा लगता है लोगों को कि भाई ये तो हमारी बात करते हुए नजर आ रहा है। इसीलिए वो दलित और मुस्लिम, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन 22-23% जो है वो दलित समुदाय से लोग आते हैं। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय से बात करें 17-18% वहाँ से आते हैं, यानी कि दोनों का वोट बैंक आप देखिए तो आपको लगभग 40-42% के आसपास ये वोट बैंक नज़र आता है। आज़ाद लगातार इसी में सेंधमारी करते हुए नजर आ रहा है कि किसी तरह से अगर उनके पास, उनके पक्ष में या उनके पास अगर ये वोट बैंक 30% भी आ जाए, 27-28% भी आ जाए तो एक तरीके से वो फाइट में आ सकते हैं। और यही वजह आपने सही कहा कि आकाश आनंद को मजबूरन बीएसपी को एक बार फिर सामने लाना पड़ा, क्योंकि आज़ाद के सामने अब बीएसपी के अंदर कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो ठहर सके। मायावती की जो राजनीति है वो भी अपने ढलान पे दिखाई पड़ती है। तो यही वजह है कि लगातार अब जो दलित समुदाय है, खासकर जो मुस्लिम समुदाय है, आज़ाद के अंदर अपना नया हीरो तलाश रहा है। और देखिए जब से वो सांसद बने उनका जो आत्मविश्वास है सिराज, वो भी काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपके जवाबों से मैंने 2 सवाल निकाले हैं, जिसका पहला सवाल ये है कि चंद्रशेखर आजाद के आगे आने से
समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी, किसको ज्यादा नुकसान होगा? और दूसरा सवाल यह है कि इस उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद की जो भूमिका है कहीं ना कहीं मुस्लिम जो समुदाय है उनके बीच भी काफी ज्यादा मानी जा रही है। तो क्या लगता है आपको कि कितनी सीटों पर जो है चंद्रशेखर आजाद मुस्लिम चेहरों पर दांव खेलते हुए नजर आएंगे? देखिए, पहली बात तो आपने सवाल किया है किसको ज्यादा नुकसान होगा। देखिए, सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो जो 22-23% का वोट बैंक था, दलित वोट बैंक था, वो अब तक मायावती के पाले में रहा है, मायावती के पक्ष में रहा है। और तमाम तरह से हमने देखा है कि हर एक चुनाव में कहीं ना कहीं उनको बढ़ चढ़ के दलित समुदाय ने वोट किया। लेकिन देखिए, पिछले अगर 5-6 साल से देखें या 7-8 साल से देखें तो लगातार मायावती से दलितों की दूरी बनी है। और अगर इस बार के चुनावों के हम आंकड़ों पर गौर करें सिराज, तो आप हैरान हो जाएंगे, दर्शक भी हैरान हो जाएंगे कि लगभग उनको 8-9% वोट मिला है। आप देखिए, 20-22% से घटकर सीधा 8% पे आ गया। और वहीं अगर आज़ाद की बात करें, तमाम ताकत, तमाम शक्तियां एक जगह होने के बावजूद भी 5-5.5 लाख वोट आज़ाद को मिलते हैं और लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा मार्जिन से वो चुनाव जीतते हुए नजर आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज़ाद जो है अब यहाँ से अपनी ताकत बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और सीधा सीधा नुकसान इसका बसपा का तो है ही, साथ में वो सपा के लिए भी एक काट साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो लगातार जिस तरह से मुस्लिम समुदाय को अपने साथ जोड़ रहे हैं, वो भी ये बताता है कि उनकी नज़र दलित और मुस्लिम कह सकते हैं वोटर्स पे है। और अगर ये हो जाता है तो यहाँ पर सपा को भी तगड़ा झटका। क्या पीडीए में घेराबंदी करते हुए नजर? जाहिर बात है, बिल्कुल घेराबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, आज़ाद जिस तरह से अपने कह सकते हैं मकसद के तहत आगे बढ़ रहे हैं, वो मुस्लिम समुदाय के साथ में भी अपना रवैया बेहतर रख रहे हैं। आपने देखा कि उन्होंने मुहर्रम को लेकर बयान दे दिया था कि भाई जब आप कह सकते हैं 10-12 दिन कावड़ लेकर जा सकते हो तो मुस्लिमों को आखिर क्यों आधा घंटे के लिए आप नमाज पढ़ने नहीं दे सकते। इतनी बड़ी बात को कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज़ाद जैसे नेता शायद इसीलिए पॉपुलर भी हो रहे हैं कि वहाँ पर लोगों की आवाज़ बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपने दूसरा सवाल किया कि क्या आने वाले उपचुनाव में जो आज़ाद की रणनीति क्या रहने वाली है। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस तरह से वो मुस्लिम दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर 10 सीटों की हम बात करें तो उसमें कम से कम 4 से 5 नाम वो मुस्लिमों के नाम पर मोहर लगा सकते हैं। तो और 3 से 4 या 4 से 5 जो हैं वो दलित वोट बैंक या दलितों के नामों पर मोहर लगाएंगे और एक आध 2 सीटें जो हैं वो दूसरे समुदाय को भी दे सकते हैं। तो इस तरह की रणनीति के साथ में मुझे ऐसा लगता है कि जो आज़ाद हैं वो आने वाले चुनाव में नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद खुद को एक नए विकल्प के तौर पर जरूर पेश कर रहे हैं दलितों के बीच, मुस्लिमों के बीच, क्योंकि नगीना सीट से जब उन्होंने चुनाव लड़ा था उस वक्त कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से मांग की थी कि नगीना सीट से मुझे चुनाव लड़ने दिया जाए। इसके बावजूद अखिलेश यादव ने उन्हें इंडिया गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाया था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए ही मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नगीना सीट से जीत चंद्रशेखर आजाद की कई मायने हैं। इसके खास तौर पर देखा जाए तो जो तमाम पार्टियों के बड़े लीडर थे वहां पर कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। इसके बावजूद जैसा कि सर ने कहा कि 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करना यह अपने आप में कहीं ना कहीं उन तमाम पार्टियों की नींद उड़ाने वाली है, क्योंकि देखा जाए बीएसपी का जनाधार लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। मायावती लगातार ट्वीट के जरिए राजनीति कर रही है, जो कि इस वक्त मौजूदा जो हालात हैं इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा है। और यही वो बड़ी वजह है कि युवा चेहरे को आगे करना पड़ा, आकाश आनंद को फिर से अपना उत्तराधिकारी पार्टी का कोऑर्डिनेटर घोषित करना पड़ा। लेकिन देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद इस उपचुनाव में क्या कुछ कमाल कर पाते हैं, क्या 10 सीटों में से कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर पाते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के लिए ये शुरुआती पल काफी ज्यादा अहम होने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।